प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, इस चैनल पे आपको पैरामेडिकल की, पॉलिटेक्निक की और साथ में ITI की जो है पूरी तरीके से जो है प्रिपरेशन कराई जाती है। आप सारे लोगों को इस बात से अवगत है। और साथ में एक चीज़ और बाबू मेरे कि आप लोगों की जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है हम लोगों की बहुत पहले, आज से जो है कि 1 महीना पहले हो चुकी है। कई लोगों ने वहाँ पर एडमिशन लिया। चूँकि होता क्या है कि हम लोग जो क्लास लेते हैं बाबू मेरे, सारा क्लास जो होती है निरंतर रूप से वो ऐप पे चलती है, नहीं यूट्यूब पे। क्लास तो खैर होती ही है इंपॉर्टेंट क्लास, साथ में इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिलती है, नहीं। तो बाबू मेरे आज जो हम लोग हैं पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI में जो मैथ्स पूछी जाती है उस मैथ्स को हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से। इसके पहले जो मैथ्स की क्लास हो रखी थी वो प्रीवियस वीडियोज थी, पहले की वीडियोज थी, तो आपको आपने उसका क्लास किया। लेकिन अब जो है आप लोग निरंतर रूप से जो है एकदम यूट्यूब पे भी और साथ में जो है ऐप पे भी आप लोग जो है निरंतर रूप से अपना प्रिपरेशन को कायम रखेंगे। चूँकि बाबू मेरे ज़्यादा समय नहीं रह जाएगी हम लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए, और अभी बहुत अच्छा समय है एग्ज़ाम तक को लेकर। और अभी से, तो अभी से अगर आप सोचेंगे कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे अच्छे से बारीकी से, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। निश्चित रूप से एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाएगी, ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसको आप समझेंगे बाबू मेरे, हम लोग आज जो है मैथ पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की जो है बहुत ही ज़्यादा कमेंट थी इस चीज़ को लेकर। कई लोगों का ये भी कहना था कि सर मैथ काफ़ी वीक है हमारा। नहीं, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। मैथ वीक किसी का नहीं होता है बाबू मेरे, खास करके हमारे जैसे बिहारियों की तो खैर मजबूत मैथ होती ही है, कमज़ोर तो कभी सोचना ही नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैथ्स को लेकर ये है बाबू मेरे कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, नहीं पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं बाबू मेरे, पॉली वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें जो है ना मैथ्स की जो संख्या है वो कुल मिला के जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ्स की होती है वो 30 होती है, मतलब 30 होती है। कितना होती है? 30। और जो है जो पैरामेडिकल वाले हैं, मतलब पैरामेडिकल बाबू मेरे एक 10th लेवल की और साथ में एक होती है 12th लेवल की, नहीं जिसमें बाबू मेरे GNM, ANM और अन्य चीज़ें जो है OT असिस्टेंट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। वो सारी चीज़ों को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है वीडियो सेपरेट बनाकर। तो पैरामेडिकल में नहीं पैरामेडिकल मतलब पारा वाले जितने भी हैं उसमें मैथ्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होती है वो 15 होती है, मतलब 15 होती है। वही चीज़ आपको ITI में दिखती है, ठीक है। अब आइए बात को समझेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होती है बाबू मेरे वो 5 मार्क्स की होती है। नहीं, आपको सारे लोगों को पता है कि कितने की होती है। पॉलिटेक्निक वाले अगर 30 प्रश्न है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 अगर है मैथ्स की, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पैरामेडिकल वाले की अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है तो उसमें भी जो है मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 5 से। और इक्वल टू जब जोड़ेंगे तो 150 मतलब 150 इधर, और 15 और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 इधर। अब समझेंगे बाबू मेरे, आपका जो रिजल्ट बेस्ड जो होती है वो मैथ्स होती है, काफ़ी सिंपल रहती है मैथ्स। और मैथ्स को थोड़ा सा क्या होता है कि चूँकि लेवल हमारा जो है 10th और 12th ही रहती है, नहीं लेकिन कुछ चीज़ें जो है जैसे पॉलिटेक्निक वाले जितने भी लोग होंगे वो 10th लेवल की पॉलिटेक्निक को आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो 10th लेवल की तो मैथ्स रहती ही है, उससे हम लोग नकार नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो है +2 लेवल की भी मैथ्स की चीज़ों को वहाँ इंक्लूड कर दी जाती है। और कॉम्पिटेटिव लेवल की वो सिलेबस भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आपका, उसके लिए कतई परेशान नहीं होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम लोग करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपकी हल हो जाएगी, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हैं चाहे वो कौन है पैरामेडिकल वाले हैं। और जो बाबू मैथ्स की क्वेश्चन आप ऐसा होती है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल्स होती है कि आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से इतना सा आप नंबर मार्क्स जो है ला पाएंगे। जैसे इतना मार्क्स आ जाती है आपकी जो है कि सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगी। सिंपल चीज़ें हैं ये, मतलब रिजल्ट बेस्ड अगर कहेंगे तो वह मैथ्स ही होती है, ठीक है। आइए अब बाबू मेरे हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब बात को समझेंगे बाबू मेरे, चूँकि मैथ्स जब पढ़ेंगे तो मैथ्स में कुछ चीज़ें होती है जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। कैलकुलेशन मतलब बाबू मेरे कि गुना भाग अन्य चीज़ें करने में जो आप सावधानी अगर बरतेंगे तो आप ऐसे ही नंबर आपकी जो है मैथ्स में आ जाएगी। सर क्यों ऐसा कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ गुना भाग से ही कैसे हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी बाबू मेरे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होती है जिसे आप हल करने में, मतलब सॉल्यूशन जब करेंगे तो समय लगेगी, लेकिन वो आपसे हल हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन उसको अगर ज़्यादा समय एक क्वेश्चन के पीछे दे दिए, बाकी शेष क्वेश्चन को आप नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो समय बहुत मायने रखती है आपके पैरामेडिकल में और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। भले ही क्वेश्चन बाबू मेरे आपको जो है सारा ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सर। तो समय ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो कैलकुलेशन होती है वो मजबूत होनी चाहिए। और कैलकुलेशन इसलिए बाबू मेरे हम लोग जब मैथ्स प्रारंभ करेंगे तो पहले कैलकुलेशन की चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और कैलकुलेशन से जितनी प्रश्न पूछी गई है उससे रिलेटेड वो बता दूंगा। उसके बाद बाबू मेरे हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के पहले अर्थमेटिक पोर्शन को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक करने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे, संख्या पद्धति को पढ़ेंगे नहीं, और उसके बाद बारीकी से आगे पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। औसत पढ़ेंगे नहीं, ICI साधारण ब्याज जो है वो पढ़ेंगे, और जो है अन्य चीज़ों को भी हम लोग आगे देखते रहेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं पहले अर्थमेटिक देख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बाबू मेरे एडवांस मैथ जो आपकी होती है नहीं वो चीज़ों को देखेंगे। ओके सर, मैथ्स बाबू मेरे काफ़ी सिंपल होती है। हाँ, अब आपको ये समझेंगे बाबू मेरे कैलकुलेशन से रिलेटेड। देखिए कैलकुलेशन क्या होती है कि आप सारे लोगों की कैलकुलेशन मजबूत है, कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, गुना भाग जोड़ अन्य चीज़ें हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगी, नहीं टिपिकल हो जाएगी। तो देखिए आपके एग्जाम में एक मेरे मन में आ रही है एक एग्जांपल जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। पैरामेडिकल के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था और काफ़ी सिंपल प्रश्न था, तो आप एक बार देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछी जाती है, और इस तरीके के ढेरों प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ओके, अब देखिए प्रश्न क्या था बाबू मेरे, एक प्रश्न मैं लेकर आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, प्रश्न ये था बाबू मेरे आपके एग्जाम में कि देखिए क्या था, रूट अंडर कर दी गई थी बाबू मेरे 1 1 1, और क्या थी 0 थी, फिर 8 8 और 8 थी बाबू मेरे, फिर 9 थी। ये रूट के अंदर थी, फिर माइनस कर दी गई थी, फिर रूट डाल दी गई थी। इस बार रूट में क्या डाली गई थी बाबू मेरे कि 9 मतलब 9 9 9 और फिर 9। ठीक है, इतना डाली गई थी, और 8 दिया गया था, फिर दी गई थी 1 2 3 1 2 3 1 4 0 और 1 1 दी गई थी। नहीं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला। ऐसा प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। प्रश्न देखिए, ये देख के ऐसा लगेगा कि सर ये प्रश्न सिंपल है, लेकिन आप स्किप कर देंगे, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे ही आप क्या करें, चूंकि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहती नहीं है, चाहे पॉलिटेक्निक का हो पैरामेडिकल का हो, आप उसको हल तो करेंगे। ऐसे ही कोई IBC कोई एक ऑप्शन को क्या करेंगे आप लोग रंगा देंगे, ऑफलाइन एग्जाम होती है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करनी है। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल, देखने में सिंपल लग रही है, लेकिन जब बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे तो काफ़ी ये टिपिकल हो जाती है। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी, नहीं कैलकुलेशन बाबू में इसका जो हम लोग करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, कैलकुलेटिव चीज़ें की कैलकुलेशन करने की कुछ जानकारी होनी चाहिए, बेसिक से जानकारी। ऐसा नहीं कि आपको जो है ना पूरा महारत हासिल करनी है कैलकुलेशन करने में, बहुत सारे रूल्स को जानकारी लेनी है, याद करनी है या बनानी है, ऐसा नहीं है। कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको देखनी पड़ेगी, और छोटी सी जो है बेसिक जानकारी कैलकुलेशन की ही आपको चाहिए होगी। और जैसे वो जानकारी होती है सारा क्वेश्चन आप हल अच्छे से कर सकते हैं, सबका सॉल्यूशन अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बाबू मेरे ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि कुछ चीज़ों को आपको मैं दिखाना पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हल करके मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते थे, फिर बाकी तो खैर हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये था बाबू मेरे कि 1 1 1 0 888 था और 9 था, ये था रूट अंडर, फिर माइनस थी, फिर क्या थी 9 9 9 9 8 और जो है 0 0 0 0 फिर 1 थी, फिर ये रूट अंडर थी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें थी। अब देखिए इसको हल कैसे करने थे, कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेशन की जानकारी होनी चाहिए। सर क्या, यहाँ देखेंगे जैसे जैसे कि 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है सर, 9 का स्क्वायर तो सिंपल है, 9 करेंगे तो 81 आ जाएगी, नहीं ओके सर, यहाँ ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर है तो आपने कर दिया, लेकिन अगर बाबू मेरे आपको ये दे दे कि 9 नहीं 99 का स्क्वायर कर दे, बोले क्या है सर इसको गुना कर देंगे, ठीक अच्छी बात है, लेकिन गुना नहीं करनी है सर, क्या करनी है तब देखेंगे। तो 9 पे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगी सर 81 हो जाएगी, हो गई सर 81। अब देखिए बाबू मेरे ये 2 9 था, एक 9 की 81 हम लोगों ने लिखा, शेष 9 बचती है, मतलब एगो बची, एगो जब 9 बचेगा इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो संख्या के बीच में मैंने गैप छोड़ा है तो एक संख्या का जो है ना
एक संख्या से छोटा अंक लेनी है, एक संख्या से क्या लेनी है, छोटा अंक लेनी है। तो 1 से छोटा क्या होगा 0, और 8 से एक संख्या जो शेष रह गई उसका एक बड़ा अंक लेनी है। 8 यहाँ कितना लेंगे 9, ये 99 की स्क्वायर हो गई। ठीक है, गुना करेंगे तो समय लगेगी। ठीक है सर, ये गुना हम आप कर भी लेते, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाता 9 9 और 9 3 को 9 का स्क्वायर अगर दी जाती तब क्या करते सर बाबू, आप बताइए तब आप क्या करते सर। तो सर ये करनी थी आपको कि 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, 9 9 कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी, वही करनी है। तो एक 9 के अलावा जो 3 9 थी, एक 9 के अलावा शेष कितनी 9 बचेगी 2 को, तो 2 को 9 बची जानते जो ऊपर के, तो वही करना है कि ये जो एक अंक है इससे क्या करनी है, छोटा अंक लेनी है। कितना, जो 2 को बचा शेष, तो 2 को छोटा अंक क्या हो गई 0 और 0, और जो एक 8 आई इससे आप बड़ा अंक लेनी है 2 को, तो 9 और कितनी आ जाएगी 9। ये आपकी 999 की स्क्वायर हो गई। ठीक है इसी तरह एक और हम लेके दिखाते हैं आपको। अगर आपको 4 को 9 है इसका स्क्वायर करनी है आपको ना, तो क्या करनी है, यहाँ पे 9 नामा क्या हो जाएगी 81, गैप छोड़ देंगे। एक 9 के 4 9 थी, एक 9 के अलावा जो है बाकी शेष कितना 3 को 9, जब 3 को 9 है तो यहाँ जो एक थी ये वाला संख्या इससे छोटा लेना है 3 को, 1 2 3 को, छोटा इससे 0 ही होगा 3 को 0, और ये जो शेष और एक 8 संख्या है इससे एक बड़ा संख्या लेना है 3 को संख्या लेना है, ये भी कितना लेंगे 9 9 और 9, ऐसे करनी थी आपको। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली नहीं, इसी प्रकार बाबू मेरे आप लोग कर सकते हैं, जानते हैं किसका 6 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर हो गई, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गई सर, बोलेगा सर 36 होगी, तो सिंपल थी, ऐसे भी कर लेते। लेकिन अगर डबल 6 का दे दे आपको, 66 का स्क्वायर अगर कर दे तब क्या करेंगे सर, तब यही चीज़ें यहाँ करनी है। देखिए 6 का स्क्वायर 2 6, एक 6 का स्क्वायर 6 6 के कितनी हो जाएगी 36, गैप छोड़ दीजिए। अब एक 6 के अलावा शेष कितना बचा, 1 6 बचा है, तो 1 बचा है तो क्या करनी है, तो 6 से 1 संख्या कम लेनी है, नहीं तो 6 से 1 संख्या कम लेंगे बाबू मेरे, तो कितना हो जाएगी 5 ले लेंगे, और जो एक और संख्या बचे इससे 1 संख्या ज़्यादा लेंगे, कितना लेंगे 3 है, ये कितना ले लेंगे 4। ये चीज़ें करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार आपको दे अगर बाबू मेरे 3 को 2 6 था, 3 6 का भी स्क्वायर दे दे, तब क्या करनी है सर, तब फिर करना है 6 4 के 36, गैप छोड़ देनी है। अब एक 6 का कितना शेष बचा है 2 को 6, तब क्या करना है 2 संख्या 6 से कम लेनी है, ये वाला संख्या से कम लेनी है, तो 6 से 2 संख्या कितना होगा 5, 5 को 2 को ले लेना है, और अब 3 से जो है ये संख्या जो इससे बड़ा लेना है 2 को, तो 3 से बड़ा क्या होगा 4, और ये कितना हो जाएगी 4। इसी प्रकार सिमिलरली अगर 4 को 6 का स्क्वायर दे दे तब क्या करेंगे सर, वही चीज़ करनी है, 6 6 के कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, और क्या करनी है 3 को 6 बचा, तो ये वाला 6 से 3 को लेना है छोटा, तो 6 से छोटा 5 5 5 हो गई, फिर ये वाला जो संख्या इससे बड़ा लेना है 3 ठो, 4 4 4, ऐसे 6 का हो जाएगी। ठीक है, ये 9 की हो गई 6 हो गई, ऐसे भाव मेरे आप कर सकते हैं 3 का भी, नहीं जैसे 3 का स्क्वायर करनी है तो 3 तिहाई का 9 हो जाएगी, और इसी तरह अगर आपको 33 का स्क्वायर कर दे तब क्या करेंगे सर, तब क्या करनी है यहाँ पर वही 33 का स्क्वायर अगर कर दे, जानते क्या करना, 3 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 3 तिहाई 9 नहीं लिखनी है हमको, 2 संख्या लिखनी है, तो एक बार 0 पे लगा देंगे, 0 9 और 9 एक ही चीज़ तो हुआ। उसी तरह यहाँ पर करेंगे 3 तिहाई कितना हो गई 9, तो 9 नहीं लिखना है 0 9 लिखनी है। अब देखिए 3 के अलावा कितना संख्या शेष रहेगी, एक संख्या रहेगी है सर, एक और रही है तो एक संख्या इससे कम लेंगे, तो 9 थी यहाँ कितना लेंगे 8, एक संख्या इससे ज़्यादा तो 0 थी यहाँ कितना लेंगे 1, ये हो गई। फिर देखिए बाबू मेरे अगर 3 को 3 का स्क्वायर कर दिया तब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे 3 तिहाई 9, 9 को 0 9 लिख सकते हैं हम लोग, फिर 2 को शेष रह गया 2 रह गया, फिर 9 से 2 को छोटा तो 8 8, और 0 से 2 को बड़ा तो 1 और 1। इसी तरह अगर 4 को 3 रह गया तब सर, तब क्या करनी है वैसे ही करनी है, नहीं वैसे ही करनी है 3 सॉरी स्क्वायर ना, ओके 3 तिहाई फिर 0 9 लिख देनी है आपको। ठीक है, दूर लिखनी है थोड़ा सा। अब देखिए 3 के अलावा शेष कितना 3 है, 3 को 3 है, तो 3 को इससे छोटा 3 को लेना है तो 8 8 8, और इससे बड़ा 3 को लेना है तो 1 1 1, 0 से n होगा, ऐसे करनी थी। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर मुझे एक आ गई एग्जांपल, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसीलिए मैंने इसे लिया। अब ये प्रश्न आपसे बन जाएगी, ज़्यादा प्रश्न में टिपिकल नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू मेरे, सब बोलेंगे कैसे जानेंगे कि किसका स्क्वायर है, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग देखिए बाबू मेरे यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग को ये ट्रिक को देखनी होगी, समझनी होगी कि यहाँ 0 और 9 है ना, तो 0 9 कहाँ पे आती थी, तो बोलेगा सर 3 तिहाई 9 में आती थी 0 और 9, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर इसी का है, या तो 3 का या तो 33 का या 333 का या 3333 का, ये सब का किसी का होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पर देखनी है किसका स्क्वायर है, 0 और 9 ये हो गई, और साथ में 3 को इससे छोटा है, 3 को इससे क्या है बड़ा है, ये ना इसका मतलब है 3 अंक और 1 9 9 81 का, मतलब 4 अंक, मतलब 4 को बाबू मेरे ये किसका है 3 का, 4 को 3 का है, किसका है ये 4 को 3 का, 1 2 3 4 को 3 का ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, रूट था रूट लगा देंगे, माइनस था माइनस कर देंगे। सर ये किसका है सर, नहीं तो ये बाबू मेरे वही देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ भी ट्री देखनी है 81 8 और 1,
तो 81 किस में आ रही थी, 9 वाले में आ रही थी ना, 9 9 में 81। तो ये कितने अंक का है सर, मतलब कि तो के को 9 का है ये स्क्वायर, वो देखनी है। तो देखिए के को छोटा था, 1 को 2 को 3 को 4 को छोटा, इसका मतलब 4 अंक, और 1 9 9 81 नहीं, 1 को 2 को 3 को 4 और 1 को कितना 5, इसका मतलब 5 को 9 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 और 1 5 9 का स्क्वायर है। इसके ऊपर क्या है, रूट है। हम जानते हैं बाबू मेरे कि स्क्वायर और रूट क्या होती है, आपस में कट जाती है। क्यों कटती है सर, इसलिए कटती है कि रूट का जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई, तो 1/2 और गुना में 2, तो 2 2 नहीं कट जाती है, वही चीज़ होती है। खैर हम इसको बारीकी से अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे, समझाएंगे, परेशान मत होइए, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे आपको। यहाँ भी स्क्वायर और रूट कट गई, क्या बच गई सर, तो बच गई बाबू मेरे, यहाँ पर देखेंगे क्या बच गई, 3333 माइनस कितना बच गई, 9 9 9 9 और 9, 5 को 9। अब माइनस आप सिंपल से कर सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है। तो माइनस करेंगे तो इतना में इतना माइनस करेंगे तो माइनस में खैर आंसर आएगी। तो 9 में 3 गया कितना बचेगी, 6 नहीं, 9 में 3 का कितना बचेगी, 6, फिर 9 में 3 का कितना बचेगी, 6, फिर 9 में 3 का कितना बचेगी, 6, फिर 9 में 3 का कितना बचेगी, 6, और एक 9 का 9 रह गया। तो ये आपकी आंसर हो गई, बिल्कुल सिंपल थी, कुछ नहीं थी इसमें। इस प्रकार के बाबू मेरे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलता है, 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 5 10 नंबर है, कुल मिला के 10 मार्क्स आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। पैरामेट्रिकल वाले आप सचेत रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको जो है ये सब चीज़ों को देखनी पड़ेगी। खैर ये चीज़ें हो गई। अब आओ मेरे जो चीज़ें थी, जो हम लोग बात अभी कर रहे थे कि मैथ को हम लोग को प्रारंभ करनी थी। मैंने आपको बताया कि मैथ्स जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कहाँ से बाबू मेरे, अर्थमेटिक पोर्शन से देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन की चीज़ें हो गई, और जो है बाबू मेरे कि संख्या पद्धति, मतलब संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न आती है या प्रश्न जो उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके तुरंत बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसको प्रतिशत बोलते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस बोलेंगे, नहीं लाभ और हानि जिसको बोलते हैं। उसी तरह बाबू मेरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, जितनी भी आपके सिलेबस की चीज़ें होगी। पहले अर्थमेटिक देखेंगे, फिर एडवांस मैथ को भी देखेंगे। सर एडवांस मैथ में क्या क्या आती है, एडवांस मैथ में बाबू मेरे क्षेत्रमिति आती है, जियोमेट्री आ जाती है उसके अंदर बाबू मेरे, और उसके बाद जो है कि आपको त्रिकोणमिति उसमें देखेगी, और बाकी बाबू मेरे जितनी भी चीज़ें आपको देखेगी, जैसे ऊंचाई दूरी अन्य चीज़ें आपको एग्जाम में जो देखने के लिए मिलती है वो प्रश्न वहाँ से दिख जाएगी, निर्देशांक ज्यामिति दिख जाएगी, नहीं वो सारी चीज़ों को वृत्त से संबंधित प्रश्न दिख जाएगी, त्रिभुज से वृत्त से संबंधित, आयत और जो है घन से, घनाभ से, अन्य चीज़ों से सारे प्रश्न को वहाँ देखेंगे, ठीक है। ओके, पहले अर्थमेटिक की चीज़ें हम लोग को देखनी है, आइएगा। अब हम लोग को पढ़नी है सर संख्या, कि संख्या क्या है, कौन कौन सी संख्या है, नहीं उसको कैसे पहचानेंगे या उसको कैसे जानेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। चूँकि बाबू मेरे संख्या आपको दे देगी, अगर जानकारी होगी तभी तो हल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आइए हम लोग देखते हैं संख्या से रिलेटेड सारी प्रश्न। तो संख्या, और एक प्रश्न मेरे मन में आ रही है, संख्या पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस पर डिस्कस में कर लूँ, ताकि आपके अंदर ये चीज़ की भावना आ जाए कि सर प्रश्न कैसे जाना आती है, कैसे पढ़नी है मुझे, नहीं। खैर आइएगा, संख्या क्या हम लोग को पढ़नी है, संख्या से रिलेटेड संख्या पढ़नी है। तो संख्या से बाबू मेरे को प्रश्न मुझे याद आ गई, तो थोड़ा सा उसको आप देख ले, जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला था। नहीं आपके प्रश्न ये था बाबू मेरे, एकदम सिंपल प्रश्न थी, कि जो क्वेश्चन थी बाबू मेरे कि एक जो है ट्रिलियन, एक ट्रिलियन में जो है ना कितना जीरो होती है, एक ट्रिलियन में कितना जीरो होती है, ये प्रश्न था आपका। नहीं तो एक ट्रिलियन में कितना जीरो होती है प्रश्न थी। एक प्रश्न और जो आपको हमने एग्जाम में जो थी आपकी, चूंकि आप क्या करेंगे, अगर प्रिपरेशन करने का आप लोग अगर ये सोचे हैं या ये भी सोचे हैं कि एक गवर्नमेंट सीट मुझे पक्का करनी है, तो सबसे पहले बाबू मेरे जो आपकी रणनीति होनी चाहिए कि एक आपको प्रीवियस ईयर की एक सेट होनी चाहिए, मतलब सारी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछी गई है उसका सेट होनी चाहिए, ताकि आप जज कर पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछी जाती है और कैसे पूछी जाती है। नहीं और हमसे आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छा निर्देश भी देता रहूँगा, और साथ में आपकी जो क्लास चलेगी वो पहले मैं सपोज करते हैं कि हम लोग संख्या से पढ़ेंगे, तो संख्या पहले पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा देंगे, उसके तुरंत बाद जो है एग्जाम में जितना प्रश्न आपका पूछा गया है संख्या से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न से मैं आपको अवगत करा दूंगा, सारा मैं आपको यहाँ दे दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। साथ में
जो प्रश्न पूछी जा सकती है उस प्रश्न को भी मैं आपको बता दिया करूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग बाबू मेरे एक जो है प्रीवियस ईयर की जो सेट होगी वो आप लोग अपने पास रखेंगे, निश्चित रूप से सफलता पाने के लिए, एक गवर्नमेंट सीट पक्का करने के लिए। जब सोचे ही है तो बाबू मेरे, अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कौन करता है, मतलब एक गवर्नमेंट सीट पक्का कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति होंगे जो करते हैं। और अच्छे कॉलेज, जो मन पसंदीदार जो कॉलेज होता है वो हम ही लोग में से कोई करता है। तो आप लोग बाबू मेरे बस थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा। एग्जाम बहुत ही सिंपल होती है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की, क्योंकि बिहार की जो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक है यहाँ की सिलेबस के अनुसार यहाँ पे बाबू मेरे इतना कम मार्क्स में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। आप लोग बस थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता और कुछ नहीं। ओके, आइए मैंने क्या बोला कि एक प्रश्न आया था कि 1 ट्रिलियन में कुल मिला के कितनी जीरो होती है, और साथ में एक और चीज़ ये भी आई थी बाबू मेरे, एक प्रश्न जो है कि 1 मिलियन में कितना जीरो होता है। नहीं, 1 मिलियन में कितना जीरो होता है ये आपको बतानी थी, ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न था। तो अब देखिएगा बाबू मेरे, इसके साथ साथ जो है पैरामेडिकल वाली और 10th लेवल के होंगे, उसमें बाबू मेरे जो प्रश्न थी, आपको प्रश्न पूछा गया था बाबू मेरे कि एक जो है ना 1,0,0,0,2 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये कितना हो गई? लाख हो गई। तो 1 लाख बाबू मेरे 2 जो है ना, इसको बाबू मेरे हम लोग को कैसे लिखनी है रोमन में, ये चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको हल करने के लिए आनी चाहिए थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में छूट ना जाए। जब हम लोग संख्या पढ़ ही रहे हैं तो बारीकी से पढ़ते हुए हम लोग जाएंगे। एक प्रश्न और मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, एग्जाम में पूछा यह गया था बाबू मेरे कि वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है बाबू मेरे। सपोज करते हैं कि ऐसा एक संख्या दे दी गई, ऐसे कर दी गई, फिल इन द ब्लैंक्स रख दी गई और ऊपर में कर दिया गया क्यू। क्या कर दी गई? क्यू। और यहाँ पर क्या कर दी गई बाबू मेरे, ए दी गई, बी दी गई, सी दी गई, डी दी गई और ऊपर लास्ट में 4 दे दी गई। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करेंगे, घन करेंगे और आंसर क्या आनी चाहिए? ए बी सी डी, मतलब कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तो कुछ ना कुछ आना ही चाहिए और लास्ट में क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है? तो ये सारा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रश्न कब हल होगी? जब आप जानकारी आपको होगी तब। और एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने के लिए संख्या पद्धति से बहुत ही चीज़ों मात्रा में मिलता है, वो जानते हैं क्या है? वो है बाबू मेरे आपका कि मान लेते सपोज यह 2/4 दे दी गई और बराबर में 2/3, सॉरी कुछ भी दे दी गई और गुना कर दी गई और आपको दे दी गई बाबू मेरे 6/9 या 6/7, ऐसा कुछ दे दी गई। आपको बोला ये जाएगा कि ये दोनों संख्या में, ये वाले संख्या में या ये वाले संख्या में कौन सा संख्या बड़ा है, या इसी संख्या को आगे बढ़ा देती है, मतलब कि 2/3 गुना 6 या 2/3, 1/2, 4/3, 9/11 ऐसे दे दी गई। आपको बोलेगी ये जो भिन्न संख्या है, इस भिन्न संख्या को बाबू मेरे आपको या तो आरोही क्रम में लिखनी है या तो अवरोही क्रम में लिखनी है। तो ये कब संभव है? जब हम लोग संख्या को अच्छे से पढ़ पाएंगे तब। और प्रश्न जो मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस ईयर की जो प्रश्न है, वो जानते हैं प्रश्न कैसे पूछा गया है? प्रश्न बाबू मेरे पूछा ऐसे गया है कि जो है ना 1 से लेकर 100 तक का जो है ना प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। तो बाबू मेरे आप प्रकृत संख्या है क्या जानेंगे तब तो। आपको पूछा यह जाता है कि 1 से लेकर जो है ना 100 तक कुल मिला के कितनी रूढ़ संख्या होती है, तो रूढ़ संख्या समझेंगे तब तो। नहीं, आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न जानेंगे हम लोग तब तो। ये सारा प्रश्न कुल मिला के जो देखने के लिए मिलती है वो सब का सब आपका संख्या पद्धति से रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको है आइएगा। और संख्या पद्धति जितने भी प्रश्न मिलेंगे, चूंकि आज तो हम लोग का थ्योरेटिकल क्लास होगी, बेसिक्स क्लास होगी, उसके तुरंत बाद जो क्लास होगी बाबू ने कोशिश करेंगे पहले संख्या पद्धति की सारी चीज़ों को बता देंगे। आपसे ये भी प्रश्न जो फिर मेरे उत्पन्न एक आ रही है, जो कि हमें पूछा गया है कि प्रश्न ये है बाबू मेरे कि प्रश्न दी गई है कि इसमें बाबू मेरे सबसे इकाई अंक निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, या दहाई अंक ज्ञात करेंगे, सैकड़ांक ज्ञात करेंगे। सपोज आपको दे दी गई क्या 4, 5, 6 नहीं, और गुना कर दी गई 4, 7, 8 गुना 2 गुना 4। पूछा यह जाएगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद जो है इकाई अंक क्या होगा। नहीं, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सारे प्रश्न तो खैर पूछी गई प्रश्न है आपकी। ओके,
आइए हम लोग अब बिना देर किए चलते हैं संख्या की ओर, संख्या को समझते हैं, संख्या को पढ़ते हैं बारीकी से। आप लोग बस क्लास में निरंतर बनाए रखेगा ताकि आपको कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो, अच्छे सवाल को पढ़ पाएँ, अच्छे सवाल को बना पाएँ, प्रीवियस ईयर में कठिनाई ना हो। ओके, चलिए आइएगा। आइए बाबू मेरे, हम लोग देखते हैं संख्या पढ़ेंगे। तो संख्या में पहले एक चीज़ आपको देखनी है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सर क्या जानकारी होनी चाहिए? जानकारी ये होनी चाहिए बाबू मेरे कि पहले रोमन आप जानकारी ले ही लेंगे। ओके, रोमन देख लीजिए आप। रोमन में क्या होता है कि रोमन में आप सारे लोगों को जानकारी है कि ऐसे बाबू मेरे इसको लिखते हैं एक को ऐसे ही लिखते हैं नहीं। उसके बाद रोमन में आपको जानकारी होनी चाहिए ये क्या है, ये बाबू मेरे आपका 5 है, 5 ही ना है? हाँ सर, ओके, ऐसे 5 लिखेंगे। और ऐसे बाबू मेरे हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं बाबू मेरे हम लोग 10, ठीक है, ऐसे 10 लिखते हैं, ऐसे ना 10 लिखते हैं? हाँ सर, ऐसे 10 लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे बाबू मेरे हम लोग क्या करते हैं, एल जो लिखते हैं, एल किसको लिखते हैं सर? 50 को लिखते हैं नहीं। उसी तरह सी किसको लिखते हैं सर? सी 100 को लिखते हैं। उसी तरह बाबू मेरे हम लोग जो है कि डी लिखते हैं, किनको? डी लिखते हैं 500 को नहीं। उसी तरह एम जो लिखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं, कितने को लिखते हैं बाबू मेरे? 1000 को लिखते हैं नहीं। ये जानकारी होनी चाहिए सर। ये जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए ताकि आपको अगर पूछ दिया जाए कि हमको 81 का बताइए, 607 की बताइए, 1005 की बताइए नहीं, 2000 की बताइए, 10,000 की बताइए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए अगर मिलेगी तो प्रश्न आप यहाँ से हल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर बोल दी गई कि हमको 7 का बताइए, कितने का? 7 का, तो 7 का मैंने तो यहाँ पर नहीं लिखाएंगे, नहीं लिखा है सर। तो 7 के नज़दीकी किसका लिखा है? 5 का लिखा है, तो 5 को लिखेंगे पहले, और 5 को लिखकर 7 ना पुराना है, तो 5 के बाद जो है कि ये 1 का हम लोगों ने लिखा है, तो 5 के बाद कितना जोड़ेंगे? जो 7 होगी 2, तो 2 को 1 लिखेंगे, 2 को 1, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी हो गई? ये 7 हो गई। इसी प्रकार सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया कि 12 का लिखिए, तो 12 का तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है? 10 का, उसके आसपास की कितनी? ये 10 है, तो 10 का बाबू में हम लोगों ने क्या लिखा है? एक्स लिखा है नहीं। ओके, अब देखिए 10 के बाद 2 और होगी तब ना 12, तो 2 कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे ना, तो यहाँ से 2 लेंगे तो 2 को ये लेना पड़ेगा, तो 2 को लेंगे 12 होगी नहीं। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर आपसे दे दिया गया 16 का लिखिए, कितने का? 16 का, तो हम लोग जानते हैं इसके आसपास में कितना है? 10 का है, 10 लिख दिए। 10 का क्या है? 10 का बाबू मेरे एक्स है, और 10 के बाबू मेरे इसके और देखना है कि 10 और 6 चाहिए, तो 6 के आसपास क्या है? 5 का दिए हैं, कितना? भी होता है, भी लिख देंगे, और 5 कितना हो गया? 15 हो गया, और 1 चाहिए 6, तब ना होगा बाबू मेरे कितना? 16, तो 1 क्या होता है? ये होती है ऐसे। ये कितने की हो गई आपका? 16 की हो गई। उसी प्रकार से अगर बाबू मेरे आपको पूछ दिया क्या जानते हैं कि 55 का बताइए, तो 55 का हम लोग को देखेंगे आसपास में क्या है? 50 है, 50 का क्या होता है? एल होती है, 50 की क्या होती है? एल, एल लिख दिया हम लोग नहीं। अब देखेंगे बाबू मेरे 50 का एल हो गई, हमको लिखना है 55 का, तो 5 का क्या होती है? 5 का होती है बी, बी लिख दिए, कितना हो जाएगी? ये 55 की हो जाएगी। इसी प्रकार से बाबू मेरे आपको सारा का सारा क्या कर लेनी है? हल कर लेनी है। मतलब सारा जो भी पूछेगी ऐसे आप बना पाएंगे। छोटी सी बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके साथ साथ जो आपकी आती है इसको हम लोग आप लोग नोट में, अरे हाँ, जब सब आप क्लास कर रहे हैं तो नोट बनाते जाएंगे ताकि आपको कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो। ओके, आइएगा। ये रोमन की चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए बाबू मेरे, एक चीज़ आपको और देखनी है, जानते हैं क्या देखनी है? कुछ चीज़ों को याद करनी है आपको नहीं। संख्या का मान, क्या याद करनी है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान सर कैसे याद करनी है सर? सुनेंगे। अगर आपको दिया जाए 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना जीरो? तो 10 का बाबू मेरे जो है ना जीरो की संख्या ऐसे होगी, ठीक है। 10 की पावर कितनी होगी? 6 होगी, कितनी होगी? 6। ओके, इसको क्या बोलते हैं बाबू मेरे? इसको बोलते हैं 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। प्रश्न कैसे भी पूछे आपको जवाब देनी है। 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है? आंसर जो आएगी आप दे देंगे। 1 मिलियन में 10 पावर कितनी होगी? वो दे देंगे। या आपको ऐसा दिया जाए कि 1 मिलियन में जो है ना 1 मिलियन पावर कितनी होती है, तो नीचे 10 लाख दी रही होगी, उसको आप क्लियर करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। ओके, आइए चलते हैं आगे। आगे आप लोग देखेंगे बाबू मेरे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, नहीं, अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 बिलियन में 1 बिलियन में कितनी 10 की घात होगी, तो बोलेंगे 10 की घात जो होती है 3 आगे करेंगे, कितना हो जाएगी? 9। कितना हो जाएगी? 9। तो ये सर कितने के बराबर होता है? तो 1 अरब के बराबर होता है, 1 अरब के बराबर होता है। उसी तरह याद रखेंगे जो एग्जाम में सारा प्रश्न एग्जाम की है बाबू मेरे कि 1 अगर बिलियन हो गई, अगर पूछेगा 1 ट्रिलियन में, क्या पूछेगा? 1 ट्रिलियन में 10 की घात कितनी होती है? कितना बोलेंगे? 10 का घात कितनी होती है? 12। नहीं, इसको बोलेंगे बाबू मेरे 10 खरब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ को जानकारी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो थी इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए
अब हम लोग चलेंगे संख्या की ओर। संख्या को हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, नहीं रूढ़ संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, नहीं साधारण भिन्न क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ये छोटी सी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्लास में कोशिश ये करनी है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपको। ओके आइएगा, चलिए बारीकी से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू मेरे, समझने का प्रयास करेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, धैर्य थोड़ा बनाए रखिएगा। और किसी में सब कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, खास करके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में, तो आपको धैर्य बना के रखनी होगी। नहीं तो धैर्य बना के आप लोग रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, धैर्य बना के रखेंगे, पेशेंस बना के रखेंगे। पेशेंस बनाएंगे तो आधी सफलता आपको यहाँ मिल जाती है, आधी सफलता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और जिस शिक्षक को आप जो है बाबरे फॉलो करें उसको शिक्षक को फॉलो करेंगे तो वहाँ से आपकी आधी तो बोले सर पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई, बाकी आपको पढ़ना तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी ना। आगे प्राकृत संख्या सर किसे कहेंगे, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं बाबू मेरे कि प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या में क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक जाएगी, वो सब का सब क्या कहलाएगी, आपका प्राकृत संख्या कहलाएगी। नहीं सर गिनती की संख्या में कभी -1 -2 बोलते हैं, वो भी होगा क्या, नहीं होगी। जीरो होगी क्या, नहीं जीरो भी नहीं होगी। नहीं गिनती की संख्या मतलब 1 के ऊपर, तो क्या बोलेंगे प्राकृत संख्या में क्या क्या आ जाएगी बाबू मेरे, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे ऐसे कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक, अनंत तक कह सकेंगे हम लोग। आइएगा अब प्राकृत संख्या के बाद चलेंगे बाबू हम लोग पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या बाबू मेरे समझेंगे, प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं जीरो। नहीं प्राकृत संख्या में जीरो नहीं थी, इसमें जीरो आ जाएगी, मतलब प्राकृत संख्या में जब जीरो जोड़ दे हम लोग या जीरो ले ले तो क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या बोलेंगे। जीरो आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे ही करते हुए हम लोग जाएंगे इनफिनाइट तक चले जाएंगे, वो सब का सब क्या कहलाएगी, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है सर, आगे आगे आपको समझनी है बाबू मेरे कि पूर्णांक संख्या, क्या समझनी है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या समझेंगे बाबू मेरे कि प्राकृत संख्या, ठीक है, और साथ में पूर्ण संख्या, ये दोनों संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। लेकिन पूर्णांक संख्या अपने साथ और भी किसी को लेगी, किसको लेगी सर, ऋणात्मक संख्या को भी लेगी, मतलब माइनस की सारी चीज़ों को भी लेगी। कहने का अर्थ ये है कि 0 को तो लेगी, साथ में बाबू मेरे 1 को लेगी, 2 को लेगी, 3 को लेगी, ऐसे करते करते वो इनफिनाइट तक जाएगी। साथ में इसके पीछे भी आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, -3 आएगी, ऐसे ही करते हुए आगे चलते जाएगी, मतलब इस साइड भी आपके अनंत तक जाएगी, इनफिनाइट होगी। ओके सर पूर्णांक संख्या ये है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं बाबू मेरे परिमेय संख्या। क्या समझते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सर किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। परिमेय संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या जो है ना, ये वाला पूर्णांक संख्या, इसके साथ भिन्न संख्या को अगर जोड़ देंगे हम लोग या भिन्न संख्या ले लेंगे, वही कहलाएगी परिमेय संख्या। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या, यही आपके क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। नहीं तो जो बच्चे सब बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सके, मतलब भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकें। लेकिन भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होती है, तो हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इन परिमेय को समझने का प्रयास कीजिएगा। परिमेय देखिए बाबू हम लोग क्या बोले कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, ये क्या कहलाएगी आपका, ये कहलाएगी आपका परिमेय संख्या। जैसे हम लोग पूर्णांक संख्या के पास आएंगे, जैसे आपको बोला जाएगा क्या कि -3, क्या -3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है सर। कैसे सर, क्योंकि -3 जो कोई भी संख्या अगर है तो उसके बावजूद हर में, मतलब नीचे जो है एक छिपा हुआ रहता है, कोई भी संख्या क्यों ना हो नीचे एक छिपा हुआ रहता है, पहली चीज़।
साथ में एक गुना में भी होता है, दूसरी चीजें साथ में बाउंड्री भाग में भी एक रहती है। भाग मतलब नीचे जो बताया मैंने वो रहती है आपको, ठीक है। और पावर भी एक रहती है, मतलब स्क्वायर और अन्य चीजें जो रहती है जैसे क्यूब वगैरह, वैसे ही पावर एक रहती है सारी संख्याओं में। ओके तो इसके से नीचे नहीं कुछ तो क्या हो जाएगी 1। तो अभी तो मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या मतलब -3 थी, पूर्णांक ही न थी, और साथ में क्या भिन्न संख्या, इसको भिन्न मैंने बना दिया। सर नीचे एक दिया भिन्न बन गया, बिल्कुल बन गई, क्योंकि एक नीचे छिपा हुआ था। ऐसे भी नहीं तो आप कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या है कि -3 आपकी क्या थी, -3 हमारा पूर्णांक संख्या थी, इसमें गुना कर दिया हम लोग 1/1 से। जब 1/1 से गुना करेंगे तो -3 गुना 1 करेंगे -3 और बटे 1 का 1। यही चीज़ें हैं जो हम लोग घुमा के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आइए तो अभी मैंने क्या देखा कि पूर्ण ऐसे ही भाव मेरे कुछ भी आप जैसे पूर्णांक संख्या हम लोग लिए थे 0, सर 0 भी आ जाएगी, हाँ बिल्कुल, परिमेय संख्या 0 भी है आपका। बोले सर अभी आपने जब परिभाषा दे रहा था, आपने जब ने दिया तो आपने ये कहा कि जिस संख्या को p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 हो रही है, तो यह हर का मान 0 थोड़ी ना है बाबू मेरे, ये क्या है संख्या है 0 आपका, नहीं तो ये भी आपका क्या हो गया परिमेय। नीचे नहीं कुछ तो हम यहाँ भी 1 दे सकते हैं, ये भी तो p/q के रूप में हो गया। क्या ये भी अंश बटे हर के रूप में नहीं हुआ क्या सर, बिल्कुल हुआ, अंश बटे हर के रूप में हुआ। जब अंश बटे हर के रूप में मतलब p/q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में अगर आ गई तो ये क्या कहलाएगी सर, ये परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है, नहीं ओके यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आई है, मतलब मैंने पहले पूर्णांक संख्या लिया, पूर्णांक संख्या कौन सा लिया था मैंने 0 ले लिया, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया 1/1 से कर दिया, तो 0 गुना 1 करेंगे तो 0 हो जाएगी, नीचे 1 का 1 आ गई, ये भी तो आपकी परिमेय हो गई, लेकिन नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपरिमेय हो जाएगी। आइए तो परिमेय संख्या आपने समझ लिया, अब आइए हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या सर समझते हैं हम लोग, ठीक है, आइएगा, आइए हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है सर, नहीं अपरिमेय संख्या, बात को समझेंगे। अपरिमेय संख्या का जैसे ही बात आएगी ना तो एक जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो ये कि पाई जो है वो अपरिमेय है। और पाई से सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होती है, तो बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है पाई का जो मान होता है वो होती है परिमेय, ठीक है। लेकिन जो है पाई जो है बाबू कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता आपको संख्या पद्धति में बहुत बार यूज करने में होगी, प्रयोग करने में होगी, पाई होगी, और साथ में बाबू वैसी संख्या जो रूट में हो और उस रूट का वर्ग ना निकले, मतलब रूट से वो बाहर ना आ पाए, वो संख्या क्या होगी, वो अपरिमेय होगी। जैसे मैं ले रहा हूँ क्या कि √2 ले रहा हूँ, क्या ये 2 को हम वर्ग करके बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अरे वर्ग करके बाहर करने का अर्थ ये हुआ कि रूट के अंदर अगर जोड़ा लग जाएगी तो रूट को उससे रूट से बाहर कर सकते हैं, हम लोग बाहर कर देते हैं, उसी को तो बोलते हैं वर्ग। नहीं जैसे मैंने आपको दे रहा हूँ कि 4 का जैसे हम बोलेंगे सर रूट में ये भी तो 4 है, क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या है। कैसे? ये परिमेय इसलिए होगा बाबू मेरे कि रूट को रूट दे दिए, 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 गुना 2, जिसका जोड़ा लग जाए रूट के अंदर वो 2 क्या हो जाती है बाहर और रूट विलुप्त हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बाबू मेरे, जैसे यहाँ इसका गुना किया 2 गुना 2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर नीचे नहीं लिख सकते हैं, रूट का रूट हो गई। और अभी मैंने तो पहले पढ़ा था कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाती है आपस में कट जाती है और आंसर क्या आ जाती है 2, मतलब रूट तो कट गई। सर ये कटता क्यों, ये भी तो मैंने शायद अभी बताया आपको, नहीं तो एक बार समझ लेंगे कि रूट के वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये हम स्क्वायर यहाँ पहले भी नीचे में क्या है 2, तो 2 और क्या हो जाएगी बाउंड्री 2 क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगी, तो आंसर क्या हो जाती है बाउंड्री 1, तो 1 तो इस गुणों में आई। आइए वही चीज़ है, तो √4 जो है ये बाउंड्री वो परिमेय नहीं है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका जो है रूट से बाहर आ जाती है, इसका वर्ग हो जाती है। उसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ कि √2 अगर लूँगा तो ये क्या हो जाएगी, ये वो परिमेय होगी। क्यों होगी सर वो परिमेय? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो है बाउंड्री इसका जोड़ा अंदर नहीं लगेगी। उसी प्रकार से √3, √5, √6 अन्य चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, जिसका जोड़ा लगेगा जो बाहर हो जाएगी वो हो जाएगी परिमेय, अन्यथा सारा रूट का रूट जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो परिमेय होगी। तो कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, या अन्य और भी सारे। चलिए अब आगे वाले संख्याओं की ओर हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला संख्या अगला संख्या बाबू मेरे हम लोग को देखना है, तो अगला संख्या देखेंगे बाबू मेरे हम लोग जानते हैं क्या कि वास्तविक संख्या देख लें हम लोग, वास्तविक
वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या सर किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या क्या होता है बाबू मेरे, जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या भी आपस में आकर जुड़ जाती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और कई जगहों पे आपको ये भी दिख जाती है कि वास्तविक संख्या का दो गो भेद, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय जो निकल के आई है वो कहाँ से? वास्तविक संख्या से निकल के आई है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस मतलब जोड़ योग क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू मेरे, ठीक है सर, यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं है, परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, वास्तविक संख्या हम लोगों ने देख लिया। अब क्या पढ़ेंगे सर? अब देखेंगे बाबू मेरे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन आप लोगों को कभी कभी देखने के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या को ही बाबू मेरे हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या। याद रहे, क्या बोलते हैं सर? रूढ़ संख्या बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं अग्र संख्या भी। क्या बोलते हैं इसको? अग्र संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सर? तो समझेंगे वैसी संख्या जिसमें खुद से और एक से ही भाग लगे और किसी से भाग ना लगे। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल खुद से और एक से ही भाग ले और किसी अन्य संख्या से ना लगे। नहीं, ये चीजें कर सकते हैं सर। इसको एक बार समझाएंगे, समझिए। जैसे हम लेते हैं तीन लिए, 3 को आप किससे भाग दे सकते हैं? सर 3 को हम भाग दे सकते हैं सर किससे देंगे? किससे देंगे? 1 से दे सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 1 से भाग नहीं देनी है, 1 से भाग सब में लग जाएगी। तब और किसे 3 में भाग दे सकते हैं सर? किसे दे सकते हैं? जो भाग पूरा पूरी हो जाए, लग जाए, तो सर 3 से दे सकते हैं। तो मैंने तो बोला था अभी जस्ट बोला कि 1 से नहीं, और जो खुद तेरे 3 तो खुद हुआ ना, खुद से भी नहीं, ये दोनों से तो लगेगा ही नहीं, इसको छोड़ के। बाकी और किसी से लग रही है क्या सर? और किससे लगेगी? किसी 2 से लगेगी क्या? नहीं, 3 से तो 3 तो खुद हो गई। 4 से भी नहीं लगेगी सर, इसका मतलब किसी से नहीं लग रही है। तो नहीं अगर लगे तो क्या होगी? अभाज्य संख्या। क्या होगी ये? अभाज्य संख्या होगी सर। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग आगे भी जा सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं बाबू मेरे 17 ले सकते हैं। क्या 17 और किसी से कटेगी? क्या नहीं कटेगी, ये सिर्फ खुद से कटती है, मतलब 17 से कटेगी और 1 से कटेगी। और ये दोनों से कटा हुआ हमको देखना ही नहीं है, किसी और अन्य से कटे तब वो कोई और संख्या होगी, अन्यथा ये कौन संख्या है? वो भाज्य संख्या है, रूट संख्या, अग्र संख्या। ठीक है। आइए अब आइए इस, हाँ एक चीज़ और कि आपके बाबू मेरे जो एग्जाम में है ना, कई बार आपको जो ना कठिनाई के दौर में डालने के लिए बोला जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्या जो है बाबू मेरे वो 2 है। क्या है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या जो है बाबू मेरे वो क्या है? 2 है। तो लिखेंगे प्रथम अभाज्य संख्या, ये क्या है? ये है बाबू मेरे 2। क्या है? 2 प्रथम अभाज्य संख्या। चूंकि 2 भी जो है वो खुद से मतलब 2 से और 1 से ही भाग लगती है और किसी से भाग इसमें नहीं लगती, इसलिए भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और प्रथम अभाज्य संख्या अगर बोले तो क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ और याद रखिए, आप जानते क्या याद रखिए बाबू मेरे कि 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से लेके 100 तक में बाबू मेरे कुल मिला के अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है। ये दिखेंगे आप लोग। ठीक है। अभाज्य संख्या आप लोगों ने देख लिया। अभाज्य संख्या का एग्जांपल सर देख ले, बिल्कुल देख ले। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी हो जाएगी 3, फिर 4 नहीं होगी, नहीं, फिर 5 हो जाएगी सर, फिर 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी सर, 8 नहीं होगी और 9 भी नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 से भी तो लग रही है। अरे 9 जो है बाबू मेरे, 9 देखिए किसे किसे भाग लगेगी? एगो 9 से खुद से लगेगी, लेकिन 9 से खुद से तो लेना नहीं है, और 1 से लगेगा सर, 1 से भी तो लेना नहीं है, और किसे लगेगा? और 3 से भी तो लग रही है, किसी अन्य से लग रही है ना, इसका मतलब ये है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 नहीं होगी। ठीक है। आइएगा फिर क्या होगी सर? 11 होगी। ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं आगे। कुल मिला के 100 तक अगर जाएंगे तो 25 को अभाज्य संख्या आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर अभाज्य संख्या होगी। अब सर अब वास्तविक संख्या सर होगी। अब कैसे सर? अब देखिए बाबू मेरे वास्तविक संख्या, एक चीज और, वो वास्तविक संख्या, इसको काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं सर। वो क्या है? वो चीज जान लीजिए जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखिए ओ वास्तविक संख्या, इसी को बोलते हैं बाबू मेरे हम लोग काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या सर ये कैसी संख्या है? ये कौन है? तो बाबू मेरे देखिएगा काल्पनिक संख्या और ऐसी संख्या जिसको हम काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं। नहीं, कल्पना जो करेंगे वही संख्याओं को हम लोग वास्तविक या काल्पनिक, और वास्तविक या काल्पनिक संख्या बोलेंगे। सर एग्जांपल देंगे, जैसे समझेंगे जरा सा कि रूट के अंदर जो है बाबू मेरे जैसे 4 है, रूट के अंदर क्या है? 4 है।
तो रूट के अंदर 4 तो है सर, इसका वर्ग निकालेंगे बाहर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी सर। तो रूट के अंदर 4 है, लेकिन हम लोगों ने अगर कल्पना कर ऐसा ले कि रूट के अंदर क्या है -4 है, क्या है -4। अगर इस माइनस को सिर्फ कल्पना किया है, लेकिन रूट के अंदर बाबू मेरे माइनस में कोई चीज़ें नहीं होती है, ध्यान देंगे। तो अगर रूट के अंदर में अगर -4 है, इसको तोड़ेंगे अगर बाहर अगर करेंगे तो -2 गुना -2 रूट के अंदर, ऐसे नहीं करेंगे जोड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर जोड़ा अगर -2 की अगर आ गई तो बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे बाबू मेरे अगर बाहर जैसे ही करेंगे ना तो -2 बाहर नहीं होगी सर, क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, वो माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो बाहर क्या होगी 2 बाहर होगी बाबू मेरे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं और वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक ही है क्या? एक नहीं है, आप हजारों लाखों कर सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर माइनस लगा देंगे, मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं होती है। और एक आप कर सकते हैं, एक मोड के बारे में जानकारी थोड़ा ले सकते हैं आप कि मोड के अंदर कोई भी चीज़ें माइनस में, जैसे -4 -6 -8 -10 -2 -1 कुछ भी, मोड के अंदर भी कोई माइनस में चीज़ें नहीं होती है। ये सब चीज़ हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं, कल्पना मात्र का ही चीज़ें हैं, ठीक है। आइएगा ये चीज़ें आपकी होगी, वो वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या सब कुछ देख लीजिए। आप भाई थोड़ा सा भिन्न के बारे में समझे कि सर भिन्न क्या है, नहीं आइएगा, आशा करते आपको इधर भी दिख रही होगी, नहीं आइए समझिए भिन्न, भिन्न को समझेंगे। नहीं तो भिन्न जो होता है बाबू मेरे देखिएगा कि जितनी भी आपको संख्या दिखती है, जितनी भी क्या दिखती है आपको संख्या, चाहे वह संख्या आपका का क्या हो, प्रकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, ये स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से संख्या होती है। उस संख्या के बीच में जो संख्या होती है ना, उसी को बोलते हैं बाबू मेरे भिन्न। जैसे आपके पास संख्या है बाबू मेरे, मान लेते हैं क्या 3 और 4, कौन है 3 और 4, 3 और 4 कोई भी संख्या हो, तो ये दोनों के जैसे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 -1 -2 अन्य चीज़ें देखते हैं, लेकिन उस जैसे 3 के बाद हम लोग 1 2 3 3 के बाद क्या आते हैं 4 आते हैं, लेकिन 3 और 4 के बीच में भी तो कुछ आती है, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच के, 6 और 7 के बीच में, ऐसे ही सबके बीच में कुछ ना कुछ संख्या आती है। जो संख्या उसके बीच में आती है उसी को बोलते हैं हम लोग भिन्न संख्या। क्या बोलते हैं उसको? भिन्न संख्या। जैसे एक चीज़ हाँ कि बाबू जैसे कि 3 है और 4 है, इसके बीच में क्या आएगी सर 3.1 3.2 3.5, एक सॉन्ग भी था नहीं, चलिए आना पहन के दुकान पे 3:30 बजे, नहीं वन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो 3.5 कहाँ से लाया वो? क्या 3 के बाद 4 ही आती थी सिर्फ? क्या नहीं सर 3.5 भी आती थी। कैसे सर आती थी? ऐसे आती थी, 3 और 3.5 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं क्या? बिल्कुल। तो इसी को तो कहेंगे भिन्न संख्या, मतलब कोई दो संख्या के बीच में जो और अनदर संख्या होगी, अन्य संख्या जो होगी सबका सब भिन्न होगी, ठीक है ये आपकी भिन्न संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से भिन्न संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। 2/4 ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऐसे ही जितनी संख्या आपको दिखेगी सबका सब भिन्न होगी, मतलब दो संख्या के बीच में जो संख्या होती है उसी को हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। भिन्न संख्या के प्रकार को जैसा समझिएगा, भिन्न संख्या जो बाउंड्री, ये भिन्न संख्या को जैसा समझेंगे आप लोग, भिन्न संख्या एक होता है साधारण भिन्न। क्या होता है? साधारण भिन्न। और एक और भिन्न होती है, उसको बोलते हैं बाउंड्री मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। सर साधारण भिन्न मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं? साधारण भिन्न का मतलब ये हो बाउंड्री जैसे आपको दे दिया गया क्या कि 4/5, क्या दे दी गई? 4/5 या 2/5, 3/5, 6/5 अन्य चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, ये सब साधारण भिन्न होगा। लेकिन अगर मिश्रित भिन्न होगी तो ऐसा होगा पूर्णांक में 2.1/2 या 3.1/2, ये सब चीज़ आपको मिश्रित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो मिश्रित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। आइएगा साधारण भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न होगी। आप देखिए क्या होता है बाबू, साधारण भिन्न जो ये वाला है ना, ये साधारण भिन्न की भी प्रकार है, जानते हैं? एक बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? उचित भिन्न। और एक और होता है बाबू, उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। एक उचित भिन्न, एक को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। देखिएगा अगर बाबू मेरे छोटा संख्या ऊपर, जैसे 4 ऊपर हम लोग दिए थे, नीचे क्या है होगा 5। अगर छोटा संख्या बाबू मेरे ऊपर रहे, मतलब क्या ऊपर अंश में अगर छोटा संख्या रहे और हर में बड़ा संख्या रहे, नहीं उसको बोलेंगे उचित भिन्न। जैसे बाबू मेरे आप लोग ले सकते हैं क्या कि 5/6, 8/12, 3/4, मतलब नीचे होना चाहिए बड़ा, जितना नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा, उसको बोलेंगे उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में उल्टा होगी, जैसे कि ऊपर क्या हो जाएगी बाबू मेरे, ऊपर आपको दिखेगी बड़ा, जैसे 6 हो गई, नीचे 2 दिख जाएगी। ऊपर मान लेते हैं आपको 8 दिख गई तो नीचे क्या दिखेगी? 3 दिख जाएगी। नहीं ऊपर बड़ा आपको दिखेगा, वो अनुचित भिन्न कहलाता है। लेकिन सर ये तो सर उचित और अनुचित भिन्न समझ गया। और एक भिन्न कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए तो मिलता है कि सर 2/2 आ गई, 4/4 आ गई, ये तो दोनों बराबर हो गया सर,
इतना ऊपर बड़ा ना नीचे बड़ा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो बाबरे ये भिन्न तो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन ये तो कट न जाती है, 2 में 2 कट गई, 1 आ गई, 4 में 4 कट गई तो 1 आ गई, नहीं इसको हम लोग भिन्न कैसे कह पाएंगे, कह पाएंगे क्या, नहीं, ये चीज़ें होती है आपको, नहीं। आइए भिन्न हम लोग समझ गए, अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों ने लिख लिए। अब आइए सब संख्याओं क्या करें हम लोग डायग्राम बना के समझ ले, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाए अपना खुद का। आइए डायग्राम से एक बार हम लोग समझ ले, डायग्राम देख ले, नहीं आइए इसको साफ कर देते हैं। आइए एक बार डायग्राम देख ले सारे संख्याओं को, संख्याओं किस प्रकार से विभक्त कर पाए हैं, किसे समझ पाए हैं, अन्य चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अगर पढ़ रहे बाबू तो कॉपी साथ में रखेंगे, एक कलम साथ में रखेंगे, नहीं कॉपी कलम दबात ला, तभी कुछ हो पाएगी ना, कभी कोई चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। अगर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे क्या करनी है, एक सिलेक्शन लेनी है बावमरे, तो तब थोड़ा सा कठिनाई तो करनी पड़ेगी, कठिनाई के दौर से तो खैर गुजरनी ही पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। आइएगा, ओके, ध्यान देंगे। चलिए तो संख्याओं के डायग्राम को थोड़ा समझते हैं हम लोग, नहीं आइएगा, लिखेंगे संख्याएं, संख्या, चलिए ये क्या है आपकी हमारी, ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। डायग्राम रखेंगे ना तो मन में तो तुरंत बैठ जाती है और कोई चीज़ें नहीं होती है इसमें। आइए संख्या जो होती है बावमरे वो होती है 2 प्रकार की, कौन कौन होती है सर, वो होती है बावमरे वास्तविक, नहीं वास्तविक होती है, और क्या होती है सर, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक होती है, ठीक है। और ये जो वास्तविक संख्या है इसी को तो हम लोग अभी ऊपर डिवाइड कर रहे थे, इसी को ना बोल रहे थे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसी को बोलेंगे वास्तविक संख्या, इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या, ठीक है। अपरिमेय इसको बोलेंगे परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है सर। आइए उसके बाद बावमरे देखिएगा परिमेय संख्या को फिर विभक्त करेंगे। परिमेय संख्या को हम लोग कितने रूप में रखेंगे बावमरे, परिमेय संख्या को कैसे रखे हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक जो है बावमरे आपका आता है भिन्न संख्या। एक पूर्णांक संख्या एक क्या आती है, भिन्न संख्या, ठीक है। और ये पूर्णांक संख्या होती है इसी को बावमरे हम लोग डायग्राम के अनुसार ऐसे समझते हैं कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और जो है बावमरे एक होती है उदासीन संख्या, उदासीन संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यही जो धनात्मक संख्या होती है ना बावमरे, इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या में आती है प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, क्या आ जाएगी, प्रकृत संख्या, ठीक है। और यही धनात्मक संख्या और साथ में उदासीन संख्या जब आपस में मिल जाएगी इसी को बोलेंगे पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे उनको, पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। आइएगा, और यही प्रकृत संख्या को ही हम लोग में डिवाइड करते हैं सम संख्या और सर विषम संख्या, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझ लें, ये सब कुछ हम आपको बता दिए, विषम संख्या, ये सब संख्या के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, चाहे वो वास्तविक संख्या ही क्यों ना हो, नहीं, चाहे वो काल्पनिक संख्या ही क्यों ना हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या ही क्यों ना हो, नहीं, ओके, चाहे वो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, चाहे पूर्णांक संख्या ही क्यों ना हो, चाहे भिन्न संख्या ही क्यों ना हो, चाहे वो धनात्मक संख्या क्यों ना हो। सर उदासीन संख्या क्या है, उदासीन संख्या 0 बावमरे, 0 को ही उदासीन बोलेंगे, और ऋणात्मक संख्या जो ऋणात्मक में रहे। उसी तरह प्रकृत संख्या जो मैंने आपको बता ही दिया, पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया, सम संख्या मैंने आपको बता दिया, विषम संख्या मैंने आपको बता दिया। सारी संख्याओं के बारे में डिटेल्ड में मैंने चर्चा कर दिया। आशा करते हैं संख्या से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आओ मेरे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न का जो आधारित रहेगा, कुछ प्रश्न होगी शेषफल पर आधारित प्रश्न होगी, कुछ प्रश्न ऐसे होगी जो भिन्न पर आधारित होगी, कुछ प्रश्न ऐसे होगी जो एचसीएफ एलसीएम पर आधारित होगी, कुछ प्रश्न ऐसे होगी बाबू मेरे जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू पर पता होगी, कुछ क्वेश्चन जो रूट की वैल्यू पर होगी, या कुछ क्वेश्चन जो होगी आपका इकाई अंक आधारित, दहाई अंक आधारित, अन्य चीज़ों पर जो होगी। सारे प्रश्न को हम लोग संख्या पद्धति में अब देखेंगे बारीकी से, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग निरंतर बनाए रखेंगे। आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, अपना आप ख्याल रखेंगे, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपनी बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक।
का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।